ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट पेपर फॉर्मेट में पूछा गया है बहुत बारी कि एस फेज में क्या होता है। तो डीएनए सिंथेसिस या फिर आप कह सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पॉलीमराइजेशन, डीएनए डुप्लीकेशन। ये जो मैंने 3 लफ्ज़ अभी बोला है, ये पिछली बार भी मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया हुआ है कि इन तीनों का मतलब एक ही है। तो एस फेज में, या फिर ये पूछ सकता है इसका उल्टा कि डीएनए सिंथेसिस सेल साइकिल के कौन से फेज में होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए एस फेज में। ठीक है, अगर आपके पास एक सेल्स डिवाइड कर रहा है 24 घंटे में, एक उसकी सेल साइकिल मुकम्मल हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो उसमें से 90% उस 24 आवर का, यानी कि 23 आवर्स वो इंटरफेस में गुजारेगा और डिवाइड सिर्फ वो 1 घंटे में डिवाइड कर लेगा। तो इसका मतलब ये कि प्रेपरेशन में ज़्यादा टाइम जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस वगैरह देखा था कि माइटोसिस आपके पास सोमेटिक सेल में होती है, मियोसिस गैमेट्स या फिर जर्म सेल की प्रोडक्शन में होती है। तो ये आप माइटोसिस रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से। फिर हमने देखा माइटोसिस के 4 फेसेस थे, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। अगर आपका माइटोसिस बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपको मियोसिस भी समझ आ जाएगा। ठीक है, प्रोफेज में क्या हो रहा था, जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले चैप्टर्स में कंप्लीट कर चुके हैं कि क्रोमैटिन क्या होता है। हाँ जी, क्रोमैटिन का मतलब क्या है? कोई भी बता सकता है, व्हाट इज क्रोमैटिन? ठीक है, जो आपके पास नॉन डिवाइडिंग सेल है उसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे आप क्रोमैटिन कहते हैं। असल में क्रोमैटिन है क्या? तो हमने पढ़ा था कि डीएनए कंबाइन करता है एक बेसिक प्रोटीन जिसे हिस्टोन कहते हैं, और ये बनाता है क्या? न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम समझ लिया आपके पास, इस तरीके से न्यूक्लियोसोम, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके इसने बना लिया न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोसोम है इसका इस तरीके से चेन बनता है। ठीक है, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये क्या है? ये नॉन क्रोमोसोमल डीएनए है जो इन न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ेगा और एक चेन बनाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। जैसे एक माला के ऊपर मोती लगे हुए होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को, ये जो आप थ्रेड यहाँ पे देख रहे हैं, इसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, तो क्रोमैटिन आपके पास पैकेज्ड डीएनए है। फिर क्या होता है कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो यही क्रोमैटिन मटेरियल प्रोफेज में जाके क्या होता है? कंडेंस होता है, और कंडेंस होके ये एक प्रॉपर शेप में आ जाता है ताकि डीएनए को इक्वली डिवाइड कर पाए डॉटर सेल्स के अंदर। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या? क्रोमोसोम। ठीक है, फिर ये जो अच्छा, प्रोफेज में इसके अलावा क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम है इसकी सिस्टर क्रोमैटिड बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले ये इस तरीके से, ये भी क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है। ठीक है, अच्छा, दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू साथ। बताइए ये कितने क्रोमोसोम्स हैं एंड हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन दिस? समझ लेते, ये ए है, ये बी है। 2 chromosomes. ओके, ए में एक है या आर देयर 2 क्रोमोसोम्स? ए में एक है और बी में आई थिंक 2 हैं। अच्छा, दोनों में ही। सिस्टर क्रोमैटिड है ना उसमें, बी में सॉरी। एक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सो देयर इज़ अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। अगर आपको कभी भी पता लगाना है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितना है, तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम इक्वल होता है नंबर ऑफ़ सेंट्रोमेयर के। ये जो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन आपको दिखती है जिसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहा जाता है, तो जितना सेंट्रोमेयर होगा उतना ही क्रोमोसोम होगा। ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ पे आपको जो ये दिख रहा है ये एक क्रोमैटिड है और ये एक क्रोमैटिड है, बट दिस इज़ वन सिंगल क्रोमोसोम। ये भी अपने आप में एक सिंगल क्रोमोसोम है क्योंकि इसके पास एक सेंट्रोमेयर है, इसके पास भी एक सेंट्रोमेयर है। अच्छा, अगर इस क्रोमोसोम को हम यहाँ पे डिवाइड करें, इसके पास 2 क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। अगर इसको हम अलग कर दें और इसके पास सेंट्रोमेयर फॉर्मेशन हो जाए, तो अब ये मेरे पास 2 क्रोमोसोम बन गए।
माइटोसिस में यही हो रहा होता है, ठीक है। मियोसिस में यही हो रहा होता है कि जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, मियोसिस कहाँ पे होता है? मियोसिस होता है गैमेट्स की फॉर्मेशन में, तो यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो स्पर्म का पेरेंट सेल, जिसे स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होता है। फिर मियोसिस 1 में ये डिवाइड कर जाता है 23 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बेसिकली 23 कैसा इस फॉर्म में होता है। तो आगे जाके मियोसिस 2 में ये दोबारा से 23 कैसे बनता है? वो इसलिए क्योंकि ये क्या होता है, इससे 2 क्रोमोसोम्स बन जाता है। ये बात अगर नहीं समझ आई कोई मसला नहीं है, आज का हमारा टॉपिक इसी चीज़ को समझना है कि मियोसिस में किस तरीके से नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैव हो जाता है। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट। ये था आपका माइटोसिस। तो प्रोफेज में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम कंडेंस, क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, सेंट्रियोल जो है, जो एक ऑर्गेनल है जहाँ से स्पिंडल फाइबर क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। आपको सवाल क्या पूछेगा कि स्पिंडल फाइबर इज़ मेड अप ऑफ विच साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट? हमने ये चीज़ सेल स्ट्रक्चर में पढ़ी थी कि स्पिंडल फाइबर किससे बना हुआ होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से या माइक्रोफिलामेंट से? एग्जैक्टली, या गुड, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। कौन सा प्रोटीन होता है माइक्रोट्यूब्यूल में? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होता है, ठीक है। अच्छा, माइक्रोफिलामेंट क्या 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 काम होता है जो आपको पता होना चाहिए? एक उसका मेन फंक्शन आपको याद होना चाहिए। कौन सा? अमेबॉइड मूवमेंट। एग्जैक्टली, गुड गुड, ठीक है। अमेबॉइड मूवमेंट, या फिर आप उसे सेल स्ट्रीमिंग कह सकते हो, या फिर आप उसे साइक्लोसिस कह सकते हो। 3 नाम है, एक ही बात है, ठीक है। चलें, तो माइक्रोफिलामेंट्स का उसमें रोल होता है, लेकिन स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट कहाँ से होता है? सेंट्रियोल से होता है, और बनता किससे है? माइक्रोट्यूब्यूल से। तो मेटाफेज में क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम है ये इस तरीके से आपके पास एक इमेजिनरी प्लेट है जिसको माइटोटिक प्लेट कहते हैं, उस पे आके असेंबल हो जाता है क्रोमोसोम्स, और स्पिंडल फाइबर जाके इनके सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है। अच्छा, ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर कुछ भी नहीं है, अलग से कोई पार्ट, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो आपको दिख रही है, जिसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। मैम इसे प्राइमरी क्यों कहते हैं? सेकेंडरी, टर्जरी भी होती है क्या? हाँ, जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपके पास क्रोमोसोम में इस तरीके से एक और कॉन्स्ट्रिक्शन भी होती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के आगे जो डीएनए होता है वो जंक डीएनए या फिर सैटेलाइट डीएनए होता है, ठीक है। ट्रैश डीएनए जिसे बोलते हैं, उसका ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में, प्रोटीन बनाने में कोई काम नहीं होता, तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होती है। इसीलिए हम ये जो सेंट्रोमियर है इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। क्लियर होगी बात ये वाली? जी मैम। ओके, अच्छा, तो क्या बात कर रहे थे हम कि स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमियर पे जाके अटैच होता है। अब सेंट्रोमियर पे एग्जैक्टली कहाँ पे अटैच होता है स्पिंडल फाइबर? यहाँ पे प्रोटीन होता है जिनका नाम क्या है? सेंट्रोमियर पे कौन सी प्रोटीन होता है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा? काइनेटोकोर्स, ठीक है। यस मैम। ओके, फिर आता है हमारे पास एनाफेज। एनाफेज सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है माइटोसिस का। इसमें स्पिंडल फाइबर श्रिंक करता है, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, शॉर्टनिंग होती है स्पिंडल फाइबर की, जिसकी वजह से ये जो क्रोमोसोम है इस तरीके से ये अलग हो जाता है, ये अपनी क्रोमैटिड्स में तब्दील हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और यहाँ पे फिर इसकी सेंट्रोमियर फॉर्मेशन होती है। तो अब ये एक इंडिविजुअल सेपरेट इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सेंट्रोमियर पे, सही है। तो एनाफेज में ये
क्रोमोसोम्स जो है वो अपनी क्रोमैटिड्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या होगा, टीलोफेज में 2 न्यूक्लियस बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि टीलोफेज में 2 सेल्स बनेंगे, नहीं, क्योंकि ये जो माइटोसिस है ये कैरियोकाइनेसिस है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रही है। सही है। टीलोफेज में क्या हो रहा है, टीलोफेज में बिल्कुल ऑपोजिट है प्रोफेज का। इसको हम रिवर्स ऑफ प्रोफेज भी कहते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, क्रोमैटिन, वहाँ पे क्या हो रहा था, क्रोमैटिन कंडेंस करके क्रोमोसोम बना रहा था। टेलोफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो एग्जैक्टली डीकंडेंस होकर दोबारा से क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई है। अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा। और ये हमने बात सेल वाले चैप्टर सेल थ्योरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल में पढ़ी थी कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में साइटोकाइनेसिस डिफरेंट ऑपोजिट मैनर में होता है। एनिमल में कैसा होगा, इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होगा। इसे हम सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे, सॉरी सेंट्रीपीटल कहेंगे, क्योंकि टूवर्ड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो नहीं कह सकते आप, टूवर्ड द सेंटर हो रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। फिर इस तरीके से 2 सेल बनेगा, जैसे आप डॉटर सेल कहते हैं। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट में क्या होता है, जो ये 2 न्यूक्लियस बने हुए, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स कैसे होता है कि जो डिवीजन है वो बाहर की तरफ होती है, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, होपफुली दैट्स क्लियर। आज हमारा टॉपिक है मेयोसिस के ऊपर बात करना। ठीक है, अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सारा का सारा आपके पास जो सोमैटिक सेल है उसमें माइटोसिस होगा। सही है। गैमेट फॉर्मेशन में मेयोसिस होता है। गैमेट फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिन्हें आप जर्म सेल्स कहते हैं, उनकी प्रोडक्शन के लिए, उनकी फॉर्मेशन के लिए मेयोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसके अंदर 2-3 इसमें ख़ास बातें हैं जो कि माइटोसिस से डिफ़र करती हैं। पहली बात कि मेयोसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि पेरेंट सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितना है, 46। तो जो उसके पास डॉटर सेल बनेंगे उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 46 से 23 हाफ हो गए। ठीक है, माइटोसिस में कितने डॉटर सेल्स बन रहे थे, 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे, राइट। मियोसिस में कितने डॉटर सेल्स आपके पास बनेंगे, 4। अच्छा, ज़रूरी नहीं है 4 बने। जैसे कल वाली क्लास में बहुत अच्छा किसी ने कहा था कि जैसे एग्जाम्पल में अगर हम मियोसिस में जनरली 4 सेल्स बनते हैं, लेकिन जैसे अगर आप ओवम प्रोडक्शन की बात करें, जिसे आप oogenesis कहते हैं, oogenesis क्या है, प्रोडक्शन या फिर प्रोसेस टू फॉर्म ओवम। तो oogenesis में मियोसिस होता है, तो कितना ओवम प्रोड्यूस होता है, 1। बाकी 3 कहाँ गए सेल्स, तो वो 3 क्या होती हैं, पोलर बॉडीज़ होती हैं। ओवम 1 ही बनता है। ठीक है, जबकि अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म की प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे आपके पास 1 मेयोसिस से 4 डॉटर सेल्स यानी कि 4 स्पर्म्स या फिर स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ठीक है, आई गेस आईमेट में कहीं पे उन्होंने स्पर्म को स्पर्मेटिड लिखा था, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, स्पर्म एंड स्पर्मेटिड। एक टर्म होती है स्पर्मेटोजोआ। एक स्पर्म एंड एक स्पर्मेटिड। अब इनमें क्या फ़र्क है, स्पर्मेटिड जो है वो आप कह सकते हैं अनमेच्योर स्पर्म है। ठीक है, जिसमें टेल फॉर्मेशन नहीं हुई भी होती। और स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ ये एक ही चीज़ है। दिस इज़ फॉर द मेच्योर स्पर्म के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, लेकिन स्पर्मेटिड क्या है, ये आपके पास अनमेच्योर स्पर्म की बात हो रही होती है।
ठीक है। but anyways, और क्या क्या ख़ास बात है मियोसिस में कि आपके पास जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो पेरेंट सेल से बिल्कुल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होंगे? क्योंकि माइटोसिस में आपके पास डॉटर सेल एग्जैक्ट सेम कॉपी होता है पेरेंट सेल की, क्योंकि वहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही होती। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या है ये अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे उसके ऊपर। बेसिकली क्या होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में ये जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, या इस पे भी हम आएंगे। तो इनके दरमियान में जो एक्सचेंज होता है डीएनए का, उसकी वजह से आपके पास वेरिएशन आती है। तो क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू व्हाट, वेरिएशन। तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोसिस में नहीं होता। तो इसीलिए मियोसिस में आपके पास जो भी 4 सेल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे पेरेंट सेल से, पहली बात। दूसरी बात, तो जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे वो आपस में भी एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद इंटरफेस बिल्कुल सेम है। अब हम मियोसिस का प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, इंटरफेस दोनों में सेम है, चाहे वो माइटोसिस हो या फिर मियोसिस हो। ठीक है, लेकिन मियोसिस में आपके पास, मियोसिस इज़ अ मोर लॉन्गर प्रोसेस एज कम्पेयर टू माइटोसिस। मियोसिस को हम डिवाइड करते हैं 2 फेसेस में, मेन 2 हिस्सों में। पहला आपके पास होता है मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2। मियोसिस 1 क्या है? मियोसिस 1 में आपके पास जो पेरेंट सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं स्पर्म का पेरेंट सेल को हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। अच्छा, ओवम के पेरेंट सेल को हम क्या कहेंगे? oocyte। ठीक है। अब स्पर्मेटोसाइट या फिर oocyte, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? इनमें ये क्या है, ये डिप्लॉइड है। ठीक है, ये डिप्लॉइड है, आपने इसको हैप्लॉइड नहीं कहना। तो बेसिकली स्पर्म खुद क्या है, हैप्लॉइड। जितना भी गैमेट है ना, देखो वो हैप्लॉइड है, उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन मियोसिस हो या माइटोसिस हो, पेरेंट सेल हमेशा क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। हाँ, माइटोसिस की रिजल्ट में डॉटर सेल बनता है, वो डिप्लॉइड होता है। लेकिन मियोसिस की रिजल्ट में पेरेंट सेल तो डिप्लॉइड है, जैसे कि स्पर्मेटोसाइट में डिप्लॉइड 46 क्रोमोसोम, oocyte में 46 क्रोमोसोम। लेकिन इसकी रिजल्ट में मियोसिस की वजह से आपके पास यहाँ पे 4, स्पर्मेटोसाइट में तो डिप्लॉइड था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास 4 स्पर्म्स बने उन सब में 23 क्रोमोसोम्स आए। ठीक हो गया। तो मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 में ये होता है कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में। ठीक है, ये मियोसिस 1 की बात हो रही है। तो एक में 23 क्रोमोसोम्स आए, दूसरे में 23 क्रोमोसोम्स आए। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए? तो क्या हम इसे रिडक्शनल फेज कह सकते हैं? यस। ठीक है। अब मियोसिस 2 में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे मियोसिस 1 हमारे पास ख़त्म हो गया, अब होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या हो रहा है कि एक सेल दोबारा से 2 सेल बना लेगा, और टोटल मेरे पास कितना डॉटर सेल बना, 4। और इन सब में 23 क्रोमोसोम आया। तो इसका मतलब ये मियोसिस 2 है। अब मुझे बताइए, क्या मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हुए या फिर सेम रहे? सेम रहे। ठीक है, तो मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। मियोसिस एग्जैक्टली सेम होता है जैसे माइटोसिस होता है। ठीक है, तो मियोसिस 2 मतलब अगर मैं ना भी समझाऊँ मियोसिस 2 आपको, तो बिल्कुल अगर आपका माइटोसिस समझावे तो एग्जैक्टली सेम ही होगा जैसे मियोसिस 2 होता है। चलें, लेट्स स्टार्ट। अब हम मियोसिस 1 को समझते हैं। देखिए, मियोसिस 1 को हम डिवाइड करते हैं प्रोफेज, इनके साथ अब 1 लगा देंगे। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोफेज आपको दिख रहा है एग्जैक्टली सेम यही होगा मियोसिस 2 में।
लेकिन आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्रोफेज 2 हो जाएगा, ये मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ठीक है। अब मियोसिस 1 जो है उसका जो प्रोफेज 1 है उसके फर्दर स्टेप्स होते हैं, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। क्या इसके नाम याद करना है? अगर आपको याद है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो रहे याद तो बस कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि कौन से फेस में क्या चीज़ हो रही है, या फिर ये जो बेसिक टर्म्स हैं कि अच्छा क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, गैस मेटा फॉर्मेशन क्या होती है, तो एटलीस्ट आपको इतनी बात तो ग्राउंड लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी टर्म्स को याद करना ना याद करना, इसके हवाले से डायरेक्ट कोई ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा अभी तक पास्ट पेपर्स में IMET के, लेकिन आई प्रेफर कि आप याद करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, प्रोफेज 1 के स्टेप्स भी। सो इस प्रोसेस को शुरू करने से पहले यानी कि मियोसिस की सेल साइकिल को मैं आपको 2-3 टर्म्स यहाँ पे बताऊंगी। सबसे पहला होमोलोगस क्रोमोसोम, किसी को पता है होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट क्या है? नॉट द मगिफाइड Two chromosomes together, like forming synapses. During synapses, forming bivalent or tetrad child. अच्छा, अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम्स है एक सोमैटिक सेल में, तो मतलब क्या वो सारे ही होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाएंगे? कौन से दो क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस कह सकते हैं? क्या कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है इसकी? अच्छा देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है आपके पास, चलें बेसिक्स से शुरू करते हैं। हमें पता है स्पर्म और ओवम जब यहाँ पे कंबाइन होंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेशन होगी किसकी? क्या बनेगा? जायगोट, ठीक है। अब स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम थे? 23 क्रोमोसोम, यानी कि हैप्लॉइड था ये। सेम गोज फॉर ओवम, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ से आए, यानी कि ये भी हैप्लॉइड था। अच्छा, अभी जो जायगोट हमारे पास बना है, आपको पता है ये एक सिंगल सेल है। दिस जायगोट इज़ वन सेल, जस्ट वन सेल, जो कि कैसे बना? जब स्पर्म एंड ओवम दोनों फर्टिलाइज हुए तो जायगोट बना। ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। क्या ये डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है? जायगोट डिप्लॉइड है, यानी कि 2n, यानी कि इसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब आपके पास बॉडी का जितना भी सेल, अब यहाँ से आपके पास शुरू होगा क्या? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब जायगोट से आपके पास आगे 8 to 16 सेल होगा, तो आप इसे मोरिला बोलेंगे। फिर आगे ये कल वाली क्लास में भी मैंने मेंशन किया था, फिर आपके पास ब्लास्ट्यूला बनेगा, फिर गैस्ट्यूला बनेगा। खैर ये जस्ट मैं यहाँ पे ऐसे मेंशन कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपके पास एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है, ठीक है। तो ये जो पूरा डेवलपमेंट है इसे हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो होता क्या है कि एक जायगोट में आपकी बॉडी का जितना भी सेल है वो किससे बना है? जो आपके पास गैस्ट्यूला के अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं। जितना भी बॉडी का टिश्यू है, जितना भी ऑर्गन है, वो सारा का सारा इन जर्म लेयर से ही ओरिजिनेट होता है। और ये जर्म लेयर्स कहाँ से आई? बेसिकली सब कुछ जायगोट से बना। एवरी ह्यूमन बीइंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सिंगल सेल कॉल्ड एज जायगोट, ठीक है। खैर ये जर्म लेयर्स की अगर मैं बताऊँ तो इसे हम एक्टोडर्म कहते हैं। ये बहुत बार हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में। बीच वाली लेयर मेसोडर्म होती है और सबसे अंदर या नीचे एंडोडर्म। आपकी बॉडी का जितना भी टिश्यू है वो इनमें से किसी एक लेयर से ओरिजिनेट हुआ है। एग्जांपल देती हूँ, नर्वस सिस्टम जो है वो कौन सी लेयर से ओरिजिनेट हुआ? तो नर्वस सिस्टम आपके पास जितना भी ब्रेन है, जितना भी नर्व्स वगैरह, वो सारा का सारा एक्टोडर्म से आया, ठीक है। जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि ब्लड, बोन, वो मीजोडर्म से आया। जितना भी मसल है वो मीजोडर्म से आया। खैर टॉपिक पे दोबारा से वापस आते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की हम बात कर रहे थे। अब क्या है, आपकी बॉडी में जितना भी सेल है, अगर आप जायगोट का सिंपल एग्जांपल ले लो तो उसमें से हमारी बॉडी में एक सोमैटिक सेल है, उसमें कितना क्रोमोसोम है? 46, ठीक है। अब उस 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम मदर साइड से आया, ठीक है,
और 23 क्रोमोसोम पैटर्नल साइड या फिर फादर साइड से आया, ठीक है। तो अब जब ये ऐसे दो क्रोमोसोम्स, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे दो क्रोमोसोम्स जिनका जो जीन्स हो वो सिमिलर हो, उनका लोकस सिमिलर हो, उनके पास सेम, या सेम नहीं लेकिन सिमिलर क्या हो, सेम सिमिलर में डिफरेंस होता है। सिमिलर यानी कि मिलता जुलता, सेम यानी कि एग्जैक्टली कॉपी सेम। तो सिमिलर आपके पास उनके पास सेट ऑफ जीन्स हो, लोकस, लोकस क्या होता है, किसी भी क्रोमोसोम, किसी भी जीन की लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज लोकस या फिर लोकाई ऑफ द जीन। तो जब आपके पास कोई भी ऐसे दो क्रोमोसोम्स जिनका लोकस, जीन लोकस सेम हो, सिमिलर जीन्स हो उनके पास, और उन दो क्रोमोसोम्स की खास बात यह है कि उनमें से एक मदर साइड से आया हुआ हो और एक फादर साइड से, ठीक है। तो इन दो क्रोमोसोम्स को, या फिर दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये ज़रूरी क्यों है, ऐसा क्या ख़ास है? ख़ास ये है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, अभी मैंने एक टर्म यूज़ किया गैमेटोजेनेसिस, समझ आ गया? बायो में जो वर्ड है, जो अल्फाज है, उसके पीछे ही उसका मीनिंग है। गैमेटो यानी कि गैमेट से रिलेटेड रूट वर्ड इसका गैमेट है। जेनेसिस, कहीं पे भी वर्ड जेनेसिस यूज़ हो यानी कि प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो गैमेट प्रोडक्शन के लिए। फिर अब गैमेटोजेनेसिस, एक मैंने आपको बताया oogenesis, दूसरा क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स है, आपको इनका नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बोलने से अच्छा मैं अब स्पर्मेटोजेनेसिस का यूज़ करूँगी, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये उसकी बात हो रही है। खैर, तो होता क्या है ड्यूरिंग मियोसिस यानी कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जब मेल्स में स्पर्म एंड फीमेल्स में ओवम की प्रोडक्शन होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये आते हैं आपस में, इनमें फिर क्या होता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मैटर का। थोड़ा सा ये डीएनए यहाँ पे चला जाएगा, इसका डीएनए यहाँ पे आ गया। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि वेरिएशन आती है, नया कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा आपके पास, जो मियोसिस की रिजल्ट में गैमेट्स बनेंगे उसमें, ठीक है। तो सारे गैमेट्स एक दूसरे से भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। जो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट सेल एंड दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वन अनदर एज वेल, फ्रॉम ईच अदर बेसिकली। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ये कॉन्सेप्ट समझ आया है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का? यस मैम। ओके, अब होता क्या है कि हम पढ़ेंगे कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ हो रही है। ये जो मैंने अभी वर्ड यूज़ किया, ये जो एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मैटर का, इसके लिए आप टर्म यूज़ करते हैं कौन सी? Exchange of genetic material in homologous chromosome is called as, हाँ जी, इसे हम क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर। एग्जैक्टली, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। सवाल आई एम नॉट श्योर ये IMET में आया हुआ है या तो MDCAT, किसी तो पास पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा था अभी रिसेंटली, कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो कौन से फेस में होती है मियोसिस के। तो ये यहाँ पे आप याद कर लें कि कौन से फेस में होती है, ये डिप्लोटीन में होती है। अब डिप्लोटीन क्या है? सो जस्ट रिलैक्स, अभी हम लोग जब मियोसिस एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो क्योंकि मैं वहाँ पे फिर आपको एक्सप्लेन, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, फिर दोबारा से होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक प्रोसेस चल रहा होगा, तो वहाँ पे क्योंकि फ्लो डिस्टर्ब ना हो, तो अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा रही हूँ। ये अभी समझ लें क्रॉसिंग ओवर क्या है, ये टर्म्स आएंगी आगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, फिर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। अब एक क्या होता है कि जब आपके पास ये जो क्रॉसिंग ओवर होती है, इससे पहले ये जो क्रोमोसोम है, क्रॉसिंग ओवर पैकेटिंग में नहीं होगी? थैंक यू, या
Exactly. Okay. My bad. Sorry for that. Thank you. Yeah. Good. तो बिल्कुल पेकाइडिन में ही होगी है. Yeah. चलें. What were we talking about? कहाँ थे हम? हाँ जी. हाँ, तो ये आपके पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो आपके पास इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्यास्मेटा. ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे आपके पास दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, देखें, एक होती है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और क्रोमोसोम ले आऊँ, समझ लें ये पेयर है आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम का, तो ये दो स्ट्रैंड्स, ये दो क्रोमैटिड्स आपस में नॉन सिस्टर होंगी. ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम में जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान में क्रॉसिंग ओवर होगी तो एक स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, इसे हम क्यास्मेटा कहते हैं, क्यास्मेटा फॉर्मेशन. तो ये कौन से फेज में बनती है, तो वो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, मेयोसिस. ओके, जैसे कि मैंने कहा कि मेयोसिस 1 है, फिर मेयोसिस 2 है. मेयोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1. ठीक है, सबसे पहले प्रोफेज 1 की बात करते हैं. देखें, प्रोफेज 1 में आपके पास 5 फेसेस हैं. ठीक है, प्रोफेज 1 का सबसे पहला स्टेप कौन सा है, जिसे हम कहेंगे लेप्टोटीन. फिर है जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस. ये प्रोफेज 1 के स्टेप्स हैं, फेसेस हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, लिप्टोटीन में आपके पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो कंडेंस होता है. ठीक है, बेसिकली जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस हो रहा है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपके पास करीब आते हैं, क्योंकि अगला जो आपके पास स्टेप है जाइगोटीन, उसमें उनकी पेयरिंग होनी होती है. तो लिप्टोटीन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है किसकी, जैसे माइटोसिस के सिंपल प्रोसेस में हो रहा था, कंडेंसेशन हो रही थी क्रोमैटिन की इनटू क्रोमोसोम, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ठीक है, अब क्या होगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनकी पेयरिंग होगी. इनकी पेयरिंग कैसे होगी, यहाँ पे ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, तो इनकी यहाँ पे क्या होगी, पेयरिंग होगी. जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जिनका लोकस सेम है, जिनका सेट ऑफ जीन सेम है, वो आपस में आके पेयर होंगे. तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यहाँ पे H से मैंने होमोलोगस रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगी, दिस पेयरिंग इज कॉल्ड एज साइनेप्स. ठीक है, द पेयरिंग के लिए टर्म यूज़ की जाती है साइनेप्स की. ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऐसा लग रहा है कि 4 क्रोमैटिड्स आपस में जुड़ गए हैं. इसको हम, ये स्ट्रक्चर जो बना है, ये जो प्रोसेस है, इसको तो साइनेप्स कहेंगे, यानी कि पेयरिंग हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम की. लेकिन जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि अच्छा 4 स्ट्रैंड्स जो हैं आपके पास, वो एक सिंगल स्ट्रक्चर बना रही हैं, इसे हम टेट्राड भी कहते हैं. दिस इज़ एन एक्स्ट्रा पॉइंट. ठीक है, इसे आप टेट्राड कह सकते हैं, इसे आप बाइवेलेंट भी कह सकते हैं. क्या हुआ, अभी तक हमने क्या पढ़ा, लेप्टोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम कंडेंसेशन हुई उसकी, जाइगोटीन में उनकी पेयरिंग हुई. ठीक है, कुछ भी अभी तक, कुछ भी इतना मुश्किल हमने कुछ भी नहीं देखा, जिसे हमने साइनेप्स का नाम दिया. ये स्ट्रक्चर को आप टेट्राड कह सकते हैं. क्यों, टेट्राड से मुराद 4 क्रोमैटिड्स है. ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है पेकाइडिन. पेकाइडिन में क्या हो रहा है, ये जो जेनेटिक मटीरियल है आपके पास, ये यहाँ पे एक्सचेंज होगा. सो द एक्सचेंज of DNA.
एक्सचेंज ऑफ डीएनए कहाँ पे होगा? हमेशा याद रखिएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान में, कभी भी सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में। तो पेकाइटीन में सवाल ये था कि क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज पे होती है, तो पेकाइटीन में होती है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिप्लोटीन लिखा था, पेकाइटीन था वो, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का, इसे आप क्रॉसिंग ओवर का नाम देंगे, ठीक हो गया। इसे आप शफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास क्रॉसिंग ओवर है, ये सबसे सेंसिटिव स्टेप है मियोसिस का। सो माइटोसिस बहुत ही छोटा एक सेल साइकिल है, उसकी माइटोसिस की सेल साइकिल बहुत छोटी, 24 आवर में सेल डिवाइड कर लेता है, वहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही। मियोसिस इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आपको पता है ओवम फॉर्मेशन टेक्स हाउ मेनी डेज? एक ओवम फॉर्म करने के लिए कितने कितने दिन लगते हैं या कितने घंटे लगते हैं? नॉट श्योर। 1 मंथ, ठीक है। इसी तरीके से स्पर्म फॉर्मेशन, जिसे आप क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, या आपने मुझे बताना है स्पर्मेटोजेनेसिस का टाइम स्पेन क्या होता है, ठीक है। सो जो पेकाइटीन है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, दिस माइट टेक वीक्स। ये बहुत ही सेंसिटिव और क्वाइट अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये आपके पास थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, इट माइट लास्ट फॉर वीक्स इस वाला। उसके बाद आपके पास आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में आपके पास ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं, ये आपस में अलग होना शुरू होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू सेपरेट, और जो कियास्मेटा फॉर्मेशन होती है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है, वो डिप्लोटीन में होती है, ठीक है। डायकाइनेसिस में क्या होता है, जो कंडेंसेशन होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, वो मैक्सिमम हो जाती है। देखो डिप्लोटीन में आपके पास सेपरेशन शुरू होती है, मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार्ट टू सेपरेट, ठीक है। यहाँ पे कियास्मेटा फॉर्मेशन यहाँ पे होती है डिप्लोटीन में, और डायकाइनेसिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाता है। तो अभी तक इतने सारे स्टेप्स हमने किए, हमने साइनेप्स देखा, हमने क्रॉसिंग ओवर देखा, फिर वहाँ पे सेपरेशन स्टार्ट हो रही है डिप्लोटीन में, जहाँ पे कियास्मेटा फॉर्मेशन हुई, उसके बाद एक्चुअल में जाके होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने सेपरेट किया। इस सब का फ़ायदा क्या है? रिज़ल्ट में क्या मिला? रिज़ल्ट में हमें ये मिला कि आपके पास जब क्रॉसिंग ओवर हुई, तो उसकी वजह से आपके पास नया क्रोमोसोम बना, ठीक है। नया क्रोमोसोम इस सेंस में बना कि जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, उनके दरमियान में जब क्रॉसिंग ओवर हुई, तो एक जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ, जिसकी वजह से जो आने वाले सेल्स बनेंगे डॉटर सेल में, जब वो क्रोमोसोम्स जाएंगे फर्दर, तो उसमें वेरिएशन आएगी। तो वो इस वजह से पेरेंट सेल जो था उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोफेज 1 में कोई भी आपके पास रिडक्शन नहीं हुई, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा जो कि रिडक्शनल कहलाए। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स यहाँ पे हाफ नहीं होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ हमने क्रॉसिंग ओवर करवाई है। मेन पर्पस जो प्रोफेज 1 का है वो वेरिएशन लाना है, वो क्रॉसिंग ओवर करवाना है। उसके बाद आपके पास आता है मेटाफेज 1। अगर आप इस पिक्चर को देखें यहाँ पे, सो ये आपके पास है इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस के बाद आपके पास आता है प्रोफेज 1, फिर ये है मेटाफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या हुआ? प्रोफेज 1 में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम तो सेम है, लेकिन जस्ट क्रॉसिंग ओवर हुई। उसके बाद मेटाफेज 1 में अब क्या होगा आगे? अब बिल्कुल जैसे माइटोसिस में चीज़ें हो रही थी, बिल्कुल वैसा ही होना है।
ये हमारे पास है सेल, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखें, जो प्रोफेज 1 है, माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि प्रोफेज में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रही है क्रोमैटिन की। तो हमने अभी प्रोफेज 1 में भी देखा कि कंडेंसेशन हो रही है किसकी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। वहाँ पे क्या हो रहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है। तो प्रोफेज 1 में भी अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आपको इस तरीके से दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट इज़ डिसअपियरिंग ड्यूरिंग प्रोफेज 1, जबकि मेटाफेज में आते आते ये कोई भी यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रोफेज 1 है वो, उसमें और क्या चीज़ें हो रही हैं, इसमें आपके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाएगी, सही है। अब यहाँ पे ये आपके पास सेल है, ठीक है। क्रोमोसोम कितने हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं। ये पेरेंट सेल है स्पर्म का, जैसे हमने स्पर्मेटोसाइट कहा है। इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर कितने बनेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कितने होंगे इसमें, अगर मैं आपसे पूछूँ। हाँ, हाँ जी। देखें, होमोलोगस क्रोमोसोम का मैंने क्या बताया था कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, पेयर होता है ना क्रोमोसोम का, एक मैटरनल साइड से आ रहा है, एक पैटर्नल साइड से। अगर 46 क्रोमोसोम है तो अगर आप इसका पेयर कर दो, कितना पेयर बनेगा 46 से, 23। 23, सिंपल, ठीक है। तो यानी कि 23 क्रोमोसोम्स होंगे यहाँ पे, यस। ठीक है। तो यानी कि 23 आपके पास यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनेंगे। अब आते हैं हम लोग मेटाफेस में। मेटाफेस में क्या हो रहा है, अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बने ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, जिसे Yes. हमने टेट्राड का नाम दिया था, राइट। Yes. तो बेसिकली आपके पास कितने टेट्राड होंगे, 23 टेट्राड्स होंगे, 23. Yes. ठीक है। अब मेयोसिस 1 कैसा फेस है, रिडक्शनल फेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास प्रोफेस में क्या हुआ कि आपके पास टेट्राड्स थे, अब यहाँ पे मेटाफेस है। मेटाफेस में क्या होगा, ये जो टेट्राड्स हैं ये अपने आप को, यहाँ पे आपने याद रखना है ये टेट्राड्स अभी भी ये टेट्राड फॉर्म में है। होमोलोगस क्रोमोसोम अभी यहाँ पे कैसमेटा की वजह से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो ये जो टेट्राड्स हैं ये अपने आप को माइटोटिक प्लेट, जो इमेजिनरी प्लेट होती है, उसके ऊपर अलाइन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास टेट्राड्स कितने हैं, 23 हैं। अब आगे जाके एनाफेस में क्या होगा, एनाफेस में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, मेटाफेस में ही अटैच हो जाएगा, सही है। और अब क्या होगा यहाँ पे, Separation of chromosomes. यहाँ पे सेपरेशन होगी, और कैसे सेपरेशन होगी, इस तरीके से, Yes. ठीक है। तो टोटल अब देखो यहाँ पे आपके पास टेट्राड कितना था, 3 था। अब यहाँ पे जब हमने एनाफेस को देखा, एनाफेस में क्या हुआ कि जो हर एक क्रोमोसोम था जिसके पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, वो अपने पोल की तरफ चला गया, ठीक है। तो एक बात आपने समझनी है, जो अब माइटोसिस में क्या हो रहा था, माइटोसिस में ये क्रोमोसोम अपनी सिस्टर क्रोमैटिड्स में तब्दील हो रहा था इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मेयोसिस में क्या हो रहा है, यही डिफरेंस है, असल जो डिफरेंस है वो यही है कि मेयोसिस में आपके पास टेट्राड अलग होते हैं एनाफेस में, जिसकी वजह से जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अलग नहीं हो पाते, ठीक है। सो सिस्टर क्रोमैटिड्स डू नॉट सेपरेट हियर, जो कि मेयोसिस, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कहाँ पे सेपरेट होते हैं, ये आगे जाके मेयोसिस 2 में सेपरेट होंगे।
अब टीलोफेज आ गया। टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्रोमोसोम अपने पोल्स पे पहुंच जाएंगे। पोल्स क्या है, बेसिकली एक एंड और दूसरा एंड, इसे हम लोग पोल्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी। Decondension of yes. ओके लेट्स सी, एक जस्ट सेकंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी। दूसरा आपके पास यहाँ पे साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास पहली डिवीजन थी। क्या समझ आया? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं टीलोफेज में न्यूक्लियस में कितना क्रोमोसोम आया, एक न्यूक्लियस आपके पास ये बना, एक न्यूक्लियस ये बन गया, इसमें कितना क्रोमोसोम है? 23 23, एग्जैक्टली 23 क्रोमोसोम है ना। और यहाँ पे कितना क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम है। पेरेंट सेल में कितना क्रोमोसोम था? 46 क्रोमोसोम था। तो इसका मतलब ये मियोसिस 1 जो है वो सही में रिडक्शनल फेज है, क्योंकि पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम था, अब इसमें 23 आ गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स कभी आपस में अलग नहीं हो पाते, नहीं हुए थे मियोसिस 1 में, ठीक है। अब मियोसिस 2 में क्या होता है, ये मैं आपको असल में 2 हो रहा है, ये 2 सेल्स बने ना 23 वाले, मैं आपको एक पे ही समझा रही हूँ यहाँ पे। अब बिल्कुल सेम है, आप प्रोफेज 2 में क्या करेंगे, आप वही सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, सेंट्रियोल्स अपनी पोल्स की तरफ जाएंगे और कंडेंसेशन होगी क्रोमोसोम की, ठीक है। फिर मेटाफेज आएगा। मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं 23, ये अपने आप को माइटोटिक प्लेट पे अलाइन करेंगे। फिर यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा इसके सेंट्रोमेयर से। एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज में इस तरीके से sister chromatid ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे सेपरेट होगा? क्योंकि स्पिंडल फाइबर की शॉर्टनिंग हुई, उन्होंने कंस्ट्रिक्ट किया। अब आपके पास 2 न्यूक्लियस बन गया दोबारा से। अब मैंने आपसे कहा था नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिपेंड ऑन नंबर ऑफ number of centromeres. सेंट्रोमेयर, एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे मेरे पास अगर एक स्ट्रैंड है, तो अब यहाँ पे सेंट्रोमेयर जब इसका बनेगा, तो अब मेरे पास एक ये पूरा इंडिविजुअल एक क्रोमोसोम बन गया। तो इस न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस 1 है, इसमें 23 क्रोमोसोम आ गया, इसमें भी 23 क्रोमोसोम आ गया। सेम गोज फॉर दिस सेल, यहाँ पे 23 का एक सेल बनेगा, यहाँ पे 23 का एक सेल बनेगा। और टीलोफेज में क्या होगा? रिवर्स ऑफ प्रोफेज, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। Yes, nuclear material. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होगी, Yes. तो ये टीलोफेज में होगा। उसके बाद आपके पास साइटोकाइनेसिस होगा। अच्छा, एक और डिफरेंस माइटोसिस मियोसिस में ये भी है कि माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस कितने होते हैं? एक। लेकिन मियोसिस में साइटोकाइनेसिस कितने होते हैं? 2, ठीक है। एक मियोसिस 1 के बाद और एक मियोसिस 2 के बाद। तो ये आपके पास था मियोसिस। एंड कोई पॉइंट अगर रह गया हो तो आई कैन जस्ट राइट दैट डाउन हियर। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन अगर हम करें, प्रोफेज 1 में क्या हुआ था कि लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए थे। अच्छा, जब एक डिवाइडिंग सेल है और एक नॉन डिवाइडिंग सेल है, दोनों में से कौन से में आपको अच्छे से क्रोमोसोम दिख सकता है? In a dividing cell. एग्जैक्टली, इन अ डिवाइडिंग सेल, क्योंकि कंडेंसेशन के बाद इट्स मोर विजिबल, क्रोमैटिन इज नॉट विजिबल, ठीक है। तो लिप्टोटीन में वही चीज़ हो रही है कि कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम्स की, वो आपको विजिबल दिख हो जाता है। जाइगोटीन में क्या होता है? यहाँ पे साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस यानी कि पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। पेकाइटीन में आपके पास क्रॉसिंग ओवर शुरू होती है। फिर आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट होना शुरू होता है। लेकिन आप यहाँ पे कियास्मेटा फॉर्मेशन होती है। अच्छा, कियास्मेटा होता क्या है? देखें, जो Non-sister chromatids. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स को आप कियास्मेटा बोलेंगे? नहीं, उनकी जहाँ पे वो उनके पॉइंट्स अटैच होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या होता है डिप्लोटीन में आपके पास जो असल में ये इस तरीके से इनका जैसे ही क्रॉसिंग ओवर हो गया तो ये अटैच्ड है, ठीक है। लेकिन ये डिप्लोटीन में सेपरेट होना शुरू होता है, लेकिन फिर भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये अभी भी अटैच्ड होता है। इस स्ट्रक्चर को हम कियास्मेटा कहेंगे, ठीक है, जहाँ से वो दे रिमेन अटैच्ड। बेसिकली टेट्राड जो बनता है वो इसी की वजह से बनता है। इसके अकॉर्डिंगली तो कियास्मेटा फॉर्मेशन पे काइटिन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर वहाँ पे हो रही है, सेगमेंट्स वहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं। नो, लोग देखें,
जो पेयरिंग होती है, क्रॉसिंग ओवर हैपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ पेयरिंग, एंड पेयरिंग इज कॉल्ड एज साइनेप्स. ठीक है. कियास्मेटा, बेसिकली कियास्मेटा अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं है. ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरीके से पेयर्ड होता है. यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गई, एक्सचेंज हो गया, डिप्लोटीन में आके दे स्टार्ट टू सेपरेट, क्योंकि इनके दरमियान में रिपल्जन होना शुरू हो जाती है. लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ये अभी भी अटैच्ड होते हैं. इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया कियास्मेटा, और इसी की वजह से ये टेट्राड स्ट्रक्चर बना रहता है. और थैंकफुली ये बना रहता है तभी जाके, इसीलिए तो आपके पास टेट्राड अलग होता है. Yes. क्योंकि टेट्राड कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ कियास्मेटा. जो वो जो पोजीशन है दैट रिमेन अटैच्ड इवन आफ्टर सेपरेशन इन द डिप्लोटीन, दैट इज कियास्मेटा. ठीक है. तो पेकाइटिन से पहले साइनेप्स हैपेंस, दैट इज पेयरिंग. ओके. तो एंड मैम ये पेकाइटिन जब लाइक यू सेड इट लास्ट फॉर डेज और वीक्स, कोई अबनॉर्मलिटीज की वजह से ये इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है कि